बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BB2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया के बारे में, जो एक अनकॉमन किस्म का कैंसर होता है आपकी बोन मैरो का, जहाँ से ब्लड सेल्स बनते हैं, यानी कि जो हड्डियों के अंदर गूदा होता है ना, उसका कैंसर होता है। और इसकी वजह से फिर वाइट सेल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। क्रॉनिक इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जो डिजीज़ मतलब इस कैंसर की प्रोग्रेशन है ना, वो स्लो होती है, मतलब जो ना एक्यूट जो ल्यूकीमिया की फॉर्म से। और बेसिकली माइलोजेनस ल्यूकीमिया का मतलब ये है कि इसकी जो मतलब जो सेल्स की जो टाइप है उनको, उसकी वजह से इसका नाम माइलोजेनस ल्यूकीमिया है, यानी कि जो माइलॉइड सेल्स होते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया भी है, और इसके अलावा इसको क्रॉनिक ग्रेनुलोसिटिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। आमतौर पे ये जो है ना थोड़े बड़ी उम्र के लोगों को मतलब अफेक्ट करता है, और बहुत रेयरली बच्चों को भी ये हो सकता है, लेकिन वैसे ये है कि ये किसी भी एज में हो सकता है। और इसकी जो ट्रीटमेंट जो है ना, इसकी ऑप्शन अच्छी आ गई हैं। तो मतलब जो है ना कि इसकी जो अगर ट्रीटमेंट सही तरह हो तो कई लोग जो ना इसके जो कैंसर के जो अफेक्टेड पीपल हैं वो जो है कई सालों तक ठीक रह सकते हैं। अब इसकी मैं सिम्टम्स यानी अलामात बताता हूँ। इसमें यह है कि कुछ लोगों में इसकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती, और कभी कोई बंदा किसी और वजह से ब्लड टेस्ट कराए तो ये कैंसर डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन यह है कि जब सिम्टम्स होती हैं तो उसमें यह आमतौर पे आपकी हड्डियों में दर्द होता है, ये ब्लीडिंग जल्दी हो सकती है। फिर इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा खाना खाएं तो आपको फुलनेस की फीलिंग हो सकती है, और बहुत ज़्यादा टायर्डनेस मतलब थकावट हो सकती है, बुखार हो सकता है। इसके अलावा जो है ना वज़न कम हो सकता है, भूख कम लग सकती है, और ये है कि आपकी जो है लेफ़्ट साइड पे जो आपके पेट के जो है ना वो वहाँ पे पेन हो सकता है, या फुलनेस की फीलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो है ना रात को पसीने आ सकते हैं आपकी नींद के दौरान। तो ऐसी कोई सिम्टम्स आ रहा हो तो आप फौरी तौर पे आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अब इसकी मैं कॉज यानी किस वजह से ये होता है वो मैं बताता हूँ। जिसमें क्या होता है कि आपकी जो बोन मैरो के जीन में जो है ना एबनॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है। और शुरू का वो क्या एबनॉर्मल प्रोसेस होता है, शुरू कैसे होता है, इसकी कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चली। लेकिन इसमें एक चीज़ आइडेंटिफाई ये हुआ है कि जो है ना बेसिकली जो है ना आपकी जो इंसान के जो सेल्स होते हैं उसमें जो है ना जो क्रोमोसोम होते हैं उनके 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, जो बेसिकली उनके जो डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देता है जो है ना आपकी जो बॉडी के सेल्स होते हैं। मतलब ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली आप जीन्स समझ लें। और इस जो क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में क्या होता है कि जो है ना उसमें क्रोमोसोम जो है ना उनमें उनका एक पोर्शन जो है ना एक दूसरे से वो स्वैप कर लेते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम होता है क्रोमोसोम 9, वो जो है वो अपनी उसमें से कुछ जो है ना मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम 22 से, ठीक है। और जो 9 नंबर वाला क्रोमोसोम जो है ना वो 22 नंबर के साथ लग जाता है उसका कुछ पोर्शन, और 22 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वो 9 के साथ जो है ना वो जुड़ जाता है। तो इसके इसकी इसकी वजह से ना फिर एक एक्स्ट्रा किस्म का वो एक्स्ट्रा शॉर्ट क्रोमोसोम बन जाता है, मतलब जो 22 होता है। और इसी मिलाप की वजह से मतलब जो ना एक दूसरे से जुड़ने के साथ जो है ना एक एक्स्ट्रा लॉन्ग, मतलब जो 9 नंबर क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है, और जो 22 क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा शॉर्ट हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा शॉर्ट 22 क्रोमोसोम होता है उसको उसका नाम है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो बेसिकली ये फिलाडेल्फिया में डिस्कवर हुआ था, इस वजह से इसका नाम ऐसे पड़ गया। और जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं पेशेंट के जो इस कैंसर के, उसमें 90% लोगों में ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पाया जाता है। अच्छा, अब ये है कि जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है ना वो एक नया जीन बनाता है जो है ना, यानी कि जो क्रोमोसोम 9 के जो जीन्स हैं वो कंबाइन कर जाते हैं क्रोमोसोम 22 के जीन से, तो जिसकी वजह से एक नया जीन बनता है जिसको हम कहते हैं BCR-ABL, ठीक है। और BCR-ABL जीन में क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होती हैं कि वो जो अबनॉर्मल ब्लड सेल्स होते हैं ना कि उनको वो जो BCR-ABL जीन होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम होता है टायरोसिन काइनेज।
टायरोसिन काइनेज बेसिकली जो प्रोटीन बनता है उन एबनॉर्मल सेल से, वो बेसिकली कैंसर को प्रमोट करता है। मतलब वो जो ना जिसकी वजह से ना कुछ ब्लड सेल जो ना मतलब उनका जो उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो आपकी जो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो ब्लड सेल वो बोन मैरो से ओरिजिनेट करते हैं, जो मतलब एक मैंने बताया ना शुरू में, जो हड्डियों के अंदर स्पॉन्जी मटीरियल यानी गूदा होता है। तो जब अगर आपकी बोन मैरो नॉर्मल फंक्शन कर रही होती है तो उसमें से इमेच्योर सेल बनते हैं जिसको हम ब्लड स्टेम सेल कहते हैं। तो जो इमेच्योर सेल होते हैं वो उनका, लेकिन वो जो बनते हैं उसका एक कंट्रोल होता है, ठीक है। और फिर जब ये सेल मेच्योर होते हैं तो उनको फिर कई किस्मों की सेल्स मतलब जो है उसमें वो आगे बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके रेड ब्लड सेल हो गए, वाइट सेल हो गए और प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है। लेकिन क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया में क्या होता है कि ये जो प्रोसेस मैंने अभी बताया ना कि मेच्योर सेल पहले बनते हैं फिर मेच्योर सेल में चेंज हो जाते हैं, रेड सेल, वाइट सेल और प्लेटलेट्स में। इसमें क्या होता है कि ये प्रोसेस प्रॉपरली वर्क नहीं करता CML में, क्योंकि मैंने बताया ना पहले कि टायरोसिन जो काइनेज प्रोड्यूस होता है BCR-ABL जीन की वजह से, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वाइट सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और ये जो वाइट सेल जो होते हैं ना वो उसमें मतलब जो है एबनॉर्मल वो जो क्रोमोसोम होता है जो पहले मैंने बताया फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो ये जो एबनॉर्मल किस्म के वाइट ब्लड सेल होते हैं वो उस तरह नॉर्मल सेल की तरह ग्रो नहीं करते और ना ही वो डाई होते हैं, मतलब ना उनकी डेथ होती है। तो ये जो फिर बीमार किस्म के जो ब्लड सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना तादाद में बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक तरह का वो जो है ना जो हेल्दी ब्लड सेल्स होते हैं ना उस पर वो हावी हो जाते हैं और फिर बोन मैरो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अच्छा, तो इसमें कुछ रिस्क फैक्टर है। उसमें ये कि एक तो ओल्ड एज रिस्क फैक्टर है और मेल्स को ये ज़्यादा होता है ये वाला कैंसर। और रेडिएशन एक्सपोजर एक जो ना मतलब कुछ अगर आप की वजह से हुई है, आपको हुई है किसी मतलब जो ना जैसे किसी और कैंसर के लिए आपकी रेडिएशन एक्सपोजर हुई है तो उससे आपका ये रिस्क बढ़ जाता है। इसमें एक बात नोट करने वाली की है ना कि फैमिली हिस्ट्री इसमें रोल नहीं प्ले करती, क्योंकि जो आपकी जो क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया की जो में अंदर जो मतलब जो म्यूटेशन होती है ना वो पेरेंट्स से बच्चों में नहीं आती। ये बेसिकली एक्वायर्ड म्यूटेशन है, यानी कि पैदाइश होने के बाद ये वाली म्यूटेशन होती है आपके उसमें जीन में। अब आ जाते हैं कि इसको हम जो ना डायग्नोज कैसे करते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो ज़ाहिर उनका फिजिकल हम एग्जाम करते हैं, वाटर साइन वगैरह चेक करते हैं, प्रॉपर उसका बॉडी का एग्जामिन करते हैं, लिम्फ नोड चेक करते हैं, स्प्लीन और मतलब तिल्ली का एग्जामिन करते हैं कि मतलब वो बढ़ तो नहीं गई, ठीक है। फिर इसके अलावा ज़ाहिर ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें आपकी ब्लड सेल में अबनॉर्मलिटी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में वाइट ब्लड सेल आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर ब्लड केमिस्ट्री भी की जा सकती है कि ताकि आपके आर्गन का फंक्शन सही पता चल जाए। इसके अलावा फिर बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं, जैसे बोन मैरो बायोप्सी होगी, बोन मैरो एस्पिरेशन कर सकते हैं तो जना कि ताकि मतलब ब्लड बोन मैरो के सैंपल आपके लैब टेस्टिंग भेजे जा सकें। इसके अलावा फिर जो स्पेशलाइज सेल इस किस्म का इस जो CML का मतलब क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया का ये है कि वो है फ्लोरेसेंस इन सीटो हिब्रिडाइजेशन, यानी कि उसका एब्रीवेशन है FISH, फिश कह लें। ये जो फिश एनालिसिस है या फिर PCR टेस्ट होता है ना उससे पता चलता है कि आपकी उसमें मतलब फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम या BCR-ABL जीन है कि नहीं है, ठीक है। जो मैंने पहले बताया ना कि 90% लोगों में ये वो पाया जाता है। फिर इसकी जो क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया की कुछ फेजेज हैं, मतलब यानी कि वो फेजेज बेसिकली ये शो करती हैं कि ये कैंसर कितना एग्रेसिव है। मतलब ये कि अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल सेल हो तो उसका मतलब है कि ये जो CML जो एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है। तो उसकी जो फेजेज हैं वो 3 किस्म की फेजेज हैं। क्रॉनिक है, मतलब जो इसकी अर्ली फेज़ है, और इसमें इस क्रॉनिक फेज़ के दौरान अगर ट्रीटमेंट पेशेंट की जाए तो इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ सकता है। फिर एक एक्सेलरेटेड फेज़ आती है, उसमें यह कि एक ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें आप ये कैंसर जो है थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है।
फिर तीसरी जो ब्लास्ट फेज़ है उसमें वो बहुत सीवियर किस्म की एग्रेसिव फेज़ आ जाती है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट का गोल हमारा ये होता है कि जो ना वो सारे ब्लड सेल एलिमिनेट कर दें जिसमें वो एबनॉर्मल जो BCR ABL जीन पाया जाता है, जिसकी वजह से मतलब जो ना बीमार ब्लड सेल्स हो जाते हैं। तो इसमें फिर टारगेटेड ड्रग्स आती हैं जो मतलब एक तरह की जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म जो ना रिमिशन अचीव कर सकते हैं डिजीज़ का। तो बेसिकली टारगेटेड ड्रग्स कैसे एक्ट करती हैं कि वो बेसिक जो ना कैंसर सेल्स के वो अटैक करती हैं। उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट ये होता है कि जो मतलब जो ना जो कैंसर सेल का जो एक ख़ास एस्पेक्ट होता है कि वो ज़्यादा मल्टीप्लाई और ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। तो मतलब जो है ना जो इस ख़ास किस्म के कैंसर में चूँकि वो BCR ABL जीन बनता है, मतलब जो आगे से टायरोसिन काइनेज बनाता है। तो अगर टायरोसिन काइनेज जो प्रोटीन है उसको जो टारगेटेड ड्रग्स है ना उसको अगर ब्लॉक कर दें तो वो पेशेंट के लिए ये इसका ट्रीटमेंट मतलब सही हो सकता है। उस टारगेटेड ड्रग्स की मैं कुछ आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ड्रग्स आती है इमैटिनिब आती है जो ग्लीवैक के नाम से आती है, ट्रेड नेम इसका है। फिर डेसाटिनिब है, ठीक है, निलोटिनिब है, बासुटिनिब है, ठीक है, पोनाटिनिब भी एक और ड्रग आती है। तो ये एक तरह की शुरू की ट्रीटमेंट है टारगेटेड ड्रग्स जो ना। और इन ड्रग्स का कुछ सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे स्किन की पफिनेस हो सकती है, नोजिया, मसल क्रैम्प हो सकते हैं, फटीग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। तो फिर ये कि हम ब्लड टेस्ट वो करते हैं कि जो ना मतलब जो BCR ABL जीन के लिए मतलब ताकि वो जो मतलब हम जो टारगेटेड ड्रग दे रहे हैं ना उसकी जो मॉनिटरिंग हो सके कि वो कितना वर्क कर रही हैं। तो अगर तो ये जो टारगेटेड थेरेपी वाली जो ड्रग मैंने बताई हैं तो वो नहीं काम करनी सही तरह, तो फिर और ड्रग्स हम ट्राई कर देते हैं। वो भी टारगेटेड ड्रग्स आती हैं जिसमें ओमेसिटेक्साइन ड्रग आती है जो सिनरिबो के नाम से आती है। इसके अलावा कुछ और भी ड्रग आती हैं। तो उसमें यह है कि ये एक तरह का नहीं डिटरमिन किया जा सका कि किस स्टेज पे जितना ड्रग्स वो छोड़ दें। इसमें यह कि कई लोग पेशेंट जो ना मतलब जो ना इवन डिजीज़ का रिमिशन हो भी जाए तो वो बहुत अरसे तक उनको लेनी पड़ जाती हैं। फिर यह कि कुछ सिचुएशन ऐसी भी आ सकती हैं कि डॉक्टर कंसिडर कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट स्टॉप कर दी जाए। मतलब यह कि ज़ाहिर है मैंने बताया ना कि ट्रीटमेंट के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मतलब ये हम कंसिडर करते हैं कि पेशेंट के ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है या उसकी ड्रग की जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसका ज़्यादा नुकसान है। तो जो चीज़ पेशेंट को बेनिफिट देती है उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टॉप कर सकते हैं या कंटिन्यू रखते हैं। फिर यह कि कुछ केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, वो कर सकते हैं। ये बेसिकली जो है ना डेथ से पक्का क्योर तो इसी से होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। लेकिन ये कि ये उन लोगों के लिए रिजर्व की जाती है जिन लोगों को पहले जो ट्रीटमेंट मैंने बताई उन पे वो सही असर नहीं कर रही, क्योंकि ज़ाहिर है बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कोई इतना वो ये नहीं है कि उससे बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इससे पहले जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब जब दे रहे होते हैं तो उसमें कीमोथेरेपी ड्रग देते हैं ताकि हम जो ना जो ब्लड फार्मिंग जो सेल्स होते हैं ना जो एबनॉर्मल उनको किल कर सकें। तो फिर यह कि जो ब्लड स्टेम सेल जो हेल्दी डोनर से ट्रांसफ्यूज़ की जाते हैं पेशेंट में, तो उस पर फिर वो जो है ना वो हेल्दी सेल ग्रो करते हैं। तो फिर वो जो थोड़े बहुत बीमार सेल रह जाते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। उसके अलावा फिर कीमोथेरेपी का भी एक ऑप्शन है, और जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए लीकेमिया सेल को। और कभी कभी कीमोथेरेपी ड्रग्स को जो ना हम टारगेटेड ड्रग थेरेपी जो कि मैं जो ड्रग्स पहले बताए उनके साथ कंबाइन किया जा सकता है। मतलब ये ख़ास तौर पे अगर एग्रेसिव किस्म का क्रोनिक माइलोइडस लीकेमिया हो, ठीक है। फिर यह कि कुछ पेशेंट जो है ना अपने आप का क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल करते हैं, मतलब ये नहीं कि चूँकि लेटेस्ट ड्रग्स आ रही होती है ना तो फिर क्लिनिकल ट्रायल हो रहे होते हैं, तो वो कुछ पेशेंट अपने आप को एनरोल कर लेते हैं ताकि नई ड्रग्स का बेनिफिट्स मतलब पता चल सके। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो क्रॉनिक माइलोइडस लीकेमिया के बारे में। उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप जो ना वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।